वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एल.के. झा संकल्प सिविल सर्विसेज से बीपीएससी 66वीं पीटी को देखते हुए संकल्प सिविल सर्विसेज द्वारा जो विभिन्न विषयों की आपको वीडियो तैयार करके दी जा रही है, इस क्रम में मध्यकालीन भारत के हमने आपको पिछले क्लास में इस्लाम धर्म और मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण के बारे में बताया था। आज मैं महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के बारे में बताने के लिए उपस्थित हूँ। हम बताना चाहेंगे कि महमूद गजनवी जो भारत पर आक्रमण किया, इनकी आक्रमण की क्या स्थिति थी, क्या परिणाम थी, किन कारणों से किया, इन बातों को बताएंगे। फिर किस प्रकार मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया और अंततः मुस्लिम राज की स्थापना करने में सफलता अर्जित किया। जैसा कि आप जानते हैं कि अलप्तगीन जो खुरासान क्षेत्र में एक वंश की स्थापना की, यामनी वंश, जिसे गजनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। अलप्तगीन जो 936 ईस्वी से 32 ईस्वी से 963 ईस्वी तक ये शासन किए अलप्तगीन ने। अलप्तगीन के बाद उनके पुत्रों ने शासन किए हैं, लेकिन पुत्र चूंकि अयोग्य थे तो अंततः सुबुक्तगीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया, जो अलप्तगीन के दामाद थे, और ये शासक बन गए। अलप्तगीन जब शासक बने तो उस समय पश्चिमोत्तर भारत में हिंदुशाही वंश के शासक जयपाल से इनका सीमा विवाद हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि कल्लर द्वारा हिंदुशाही वंश की स्थापना की गई, जिसकी राजधानी उदंडपुर थी, जो सिंध नदी के पास वेहिंद के पास थी। इस वंश के जो जयपाल थे वह एक योग्य शासक थे, जिनका 986-87 में सुबुक्तगीन से सीमा विवाद हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, सुबुक्तगीन अलप्तगीन के दामाद भी थे। अलप्तगीन के पास 1700 गुलाम थे, जिसमें सबसे योग्य अपने को साबित सुबुक्तगीन करने में सफल हुआ। सुबुक्तगीन के बाद उनके पुत्र इस्माइल शासक बना, लेकिन सुबुक्तगीन के जो बड़े पुत्र थे महमूद, जो महमूद गजनवी के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने अपने भाई इस्माइल को पराजित कर गजनी पर अधिकार कर लिया, और इस प्रकार 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक महमूद शासक बना। महमूद की शासन की जो सबसे बड़ी बात है कि महमूद जब शासक बना तो कहा जाता है कि इन्होंने संकल्प लिया कि मैं प्रतिवर्ष काफिरों के देश यानी भारत पर आक्रमण करूंगा, और इस संकल्प के साथ वे गद्दी पर बैठे थे। तारीख गुजिस्ता पुस्तक के अनुसार जब सिस्तान के शासक अहमद को इन्होंने पराजित किया तो पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण किया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद पहला शासक था, पहला सुल्तान था, मुस्लिम शासक था। महमूद के बारे में समझना है कि ये 1001 ईस्वी से 1027 के बीच भारत पर 17 आक्रमण किया। हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 आक्रमण किया, लेकिन अधिकांश विद्वान यह तो मानते हैं कि कम से कम महमूद ने भारत पर 12 आक्रमण अवश्य किया। हम लोग को जानना है कि महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन संपत्ति प्राप्त करना था, धर्म का प्रचार इसी बहाने से करना था, और ख्याति अर्जन करना था। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको जो प्रश्न पूछी जाती है बीपीएससी में, वह एक सीमित जगह से प्रश्न होती है।
जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न यह होती है कि महमूद के आक्रमण का उद्देश्य क्या था, निम्नलिखित में कौन था या नहीं था। तो आपसे एक यह भी उस प्रश्न में रहेगा कि भारत पर अधिकार करना, भारत के क्षेत्र पर अधिकार करना एक महमूद का उद्देश्य था या नहीं। तो आपको उत्तर देना है नहीं था। महमूद चूंकि भारत में आक्रमण किया, लेकिन विजय प्राप्त कर यहाँ से धन संपत्ति लूट कर ले गया, लेकिन कोई भी स्थान पर वह ऐसा अपनी शासन प्रबंधन नहीं किया जिससे यह प्रतीत हो कि वे भारत पर अपना नियंत्रण भी चाहता था। महमूद का पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के जयपाल के विरुद्ध हुआ, जिसमें पराजित हुआ। जयपाल इनसे पराजित होकर काफ़ी क्षुब्ध हुए और अग्नि समाधि लिए। इसके बाद इनके पुत्र अनंतपाल भी महमूद गजनबी से पराजित होकर उन्होंने जल समाधि ले लिया। फिर इस वंश के त्रिलोचन पाल को भी 1013-14 में महमूद ने पराजित किया। महमूद की जो आक्रमण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो प्रारंभिक चरण में है वह हिंदू शाही वंश पर है। 1006 ईस्वी में इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण था, वह मुल्तान पर था, जहां के करमाथी संप्रदाय के अहमद मुल्ला दाऊद को इन्होंने पराजित किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि 1008-9 में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण रहा, जिसमें इन्होंने भारी सफलता नारायणपुर पर प्राप्त किया था। 1013-14 ईस्वी में इन्होंने थानेश्वर आदि पर भी आक्रमण किया। 1015-16 के बीच इन्होंने कश्मीर पर आक्रमण किया, कालिंजर पर भी इन्होंने आक्रमण किया था। 1018-19 में मथुरा कन्नौज पर इनकी महत्वपूर्ण आक्रमण रही। 1021-22 में पुनः इन्होंने कश्मीर पर आक्रमण किया और कालिंजर पर आक्रमण किया। तो कहने का अर्थ है कि इनकी बार बार आक्रमण होती रही, जिसमें मथुरा पर इनकी आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण था प्रारंभिक में, और कन्नौज पर भी। महमूद का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जहां से आपको प्रश्न पूछी जाती है वह महमूद की 16वीं आक्रमण मानी जाती है, जो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर, गुजरात पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण थे। सोमनाथ मंदिर जो द्वादश लिंग में हिंदू धर्म के एक प्रसिद्ध मंदिर, इस मंदिर को इन्होंने तोड़ा और जहां से अपार संपत्ति हाथ लगा। कहा जाता है कि महमूद की जो भी आक्रमण अब तक थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण महमूद की सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण थी, जिस आक्रमण से अपार संपत्ति मिली और वापस लौटते हुए सिंध क्षेत्र के जाटों ने इनकी कुछ संपत्तियों को छीन लिया, जिसके कारण महमूद का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ। महमूद का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ। कहा जाता है कि जाट जो इनकी सोमनाथ मंदिर से लौटते समय में संपत्ति छीनी थी, उस कारण उसे भारी प्रताड़ना देने के लिए अंतिम आक्रमण भारत पर किया। हेनरी इलियट की जो आक्रमण की सूची दी गई है, उस सूची में भी स्पष्ट है कि इनकी जो 16वीं आक्रमण थी, जो 1025 ईस्वी में जो सोमनाथ मंदिर पर थी, वह सबसे महत्वपूर्ण थी और पहली आक्रमण हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध था। महमूद के आक्रमण का क्या परिणाम हुआ? तब महमूद के आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हुआ कि हिंदू शाही वंश की पतन हो गई। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हुआ हिंदू शाही वंश की पतन हो गई। लाखों कलाकृतियां नष्ट कर दिया गया महमूद द्वारा, जिससे उस समय की गौरव कलाकृतियों का क्षय हुआ। यह भी उसके महमूद के आक्रमण का एक नकारात्मक प्रभाव रहा। यहाँ से भारी मात्रा में धन संपत्ति लूट कर ले गया। महमूद के आक्रमण का यह भी परिणाम रहा कि भारत से भारी मात्रा में धन संपत्ति लूट कर महमूद ले गया। महमूद के आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव बहुत अधिक नहीं माना जाता है, क्योंकि महमूद न तो भारत पर अपना राज स्थापित करने का प्रयास किया और न ही महमूद के आक्रमण से भारतीयों में एकता का सूत्रपात होने का प्रयास किया। हालांकि हिंदू शाही वंश ने अपने सीमावर्ती राजाओं से सहयोग लेकर
महमूद के विरुद्ध एक जो है संगठन बनाने का प्रयास किया, लेकिन वह सशक्त संगठन नहीं थी, जिस कारण इसे हम बहुत महत्व नहीं दे सकते हैं। इतिहास में महमूद के आक्रमण के बाद भी भारतीयों में सीख नहीं मिली, ना ही वे एकता स्थापित करने के लिए कोई सशक्त प्रयास किया। महमूद जो भारत पर आक्रमण किया, उनके सेना में विभिन्न धर्म बलियों भी थे, जिसमें हिंदू धर्म के भी बड़े बड़े सेनापति थे, सेमेंद्र राय, तिलक, जीवन, उसमें महत्वपूर्ण इनके सेनापति थे। आपसे प्रश्न होता है कि महमूद ने मुख्यतः भारत में मंदिरों पर क्यों आक्रमण किया? तो मंदिरों पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य उन्हें धन संपत्ति प्राप्त करना था। आपसे जब प्रश्न हो कि महमूद ने मुख्यतः मंदिरों को क्यों निशाना बनाया, क्योंकि मंदिर धन संपत्ति का मुख्य केंद्र था, जिसे अधिक से अधिक जहाँ से अधिक से अधिक धन संपत्ति प्राप्त किया जा सकता था, इसीलिए महमूद ने उस पर निशाना बनाया। इससे साथ ही काफिरों का जो है नष्ट होना, धर्म की कीर्तियाँ नष्ट होना भी एक जो है कारण था, लेकिन उसका मुख्य कारण धन संपत्ति प्राप्त करना था। महमूद को बूथ सीतन की उपाधि दी गई है, यानी मंदिर को तोड़ने वाला। मंदिर को तोड़ने वाला महमूद को कहा गया है। महमूद के कारण कलाकृतियों की भारी क्षति हुई। महमूद को भारत में एक लुटेरा के रूप में बताया गया है। महमूद को एक लुटेरा कहा गया है। महमूद के साथ उनके दरबार में रहने वाले बड़े बड़े विद्वान थे, जिसमें बेहाकी, उत्वी, अजारी जो है आदि महत्वपूर्ण थे। फिरदौसी और अबू रेहान अलबरूनी सबसे महत्वपूर्ण थे। अबू रेहान अलबरूनी जो किताबुल हिंद पुस्तक लिखी, वे 1017 से 1027 के बीच लगभग 10 साल भारत में रहे। भारत के धर्म, साहित्य, दर्शन की अध्ययन किए हैं। ये प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने पुराण का भी अध्ययन किया और भारत धर्म समाज के बारे में किताबुल हिंद, भारत की खोज जैसी प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की, जिसे भारत में 11वीं शताब्दी के दर्पण कहा जाता है। उस पुस्तक से भारत के बारे में काफ़ी ज्ञान मिलती है, जिस पुस्तक में हिंदू समाज, धर्म, सांस्कृतिक रीति रिवाज आदि की विस्तृत जानकारी मिलती है। इससे यह भी पता चलता है कि भारतीयों में एक बहुत बड़ी विशेषताएं हिंदू समाज में थी कि प्रत्येक धर्म अपने से नीचे एक जो है धर्म को ढूंढ लेते थे। अंत्यज यानी कि वह व्यक्ति जो समाज से बहिष्कृत थे, समाज बहिष्कृत जाति का भी डोम, हदिया आदि का उल्लेख चंडाल, बधातु आदि का भी इन्होंने उल्लेख किया है। ब्राह्मणों की 16 और शूद्र की उपजाति का उल्लेख भी महमूद ने अलबरूनी ने अपने पुस्तक में किया है। अलबरूनी के इतिहास से हमें उस काल के भारत के धर्म, समाज, राजनीतिक क्षेत्र में जो अव्यवस्था थी उसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। महमूद के दरबार में फिरदौसी भी रहते थे, जो शाहनामा पुस्तक लिखी, जिसमें फारस के सूरवीर वंशों का उल्लेख मिलता है। बेहाकी जो है तारीख़ सुबुक्तगीन जैसे पुस्तक की रचना की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो गजनी वंश के इतिहास जानने में हमें काफ़ी लाभदायक साबित होती है। महमूद के आक्रमण के बाद जैसा कि जानते हैं कि भारत में लंबी अवधि तक फिर कोई सशक्त मुस्लिम आक्रमण नहीं हुई। महमूद जो भारत पर आक्रमण किया, उसका राजनीतिक परिणाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं रही। यह परिणाम तो अवश्य रहे कि इससे भारतीयों में जो है विदेश के प्रति एकता का भावना तो बनी, लेकिन वह सशक्त रूप में सामने नहीं आई। महमूद के भारत पर जो आक्रमण हुआ, वह पहला तुर्की मुस्लिम थे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुस्लिम महमूद थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मोहम्मद गोरी का भारत पर किस प्रकार आक्रमण होगा और फिर भारत पर किस प्रकार से मुस्लिम राज स्थापित होगी।
जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पर मुस्लिम राज के संस्थापक जो हैं वह मोहम्मद गोरी है। तो मोहम्मद गोरी किस प्रकार भारत पर मुस्लिम राज की स्थापना की, इस बारे में संक्षिप्त में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सजलुक वंश जो है, सजलुकों ने जो है यमनी वंश यानी गजनी वंश, जो अफगानिस्तान में है, जो जगह का नाम है जिस कारण उसे हम गजनी वंश भी कहते हैं, यमनी वंश को, उस वंश की शक्ति को तोड़ दिया। सजलुकों ने जब शक्ति तोड़ दिया तो मध्य एशिया में दो शक्तिशाली वंश का उद्भव हुआ, जिसमें एक वंश जो है मोहम्मद गोरी के वंश ससमनी वंश, और दूसरा वंश जो है ख्वारिज़म वंश। तो ससमनी वंश और ख्वारिज़म वंश दो मध्य एशिया में शक्तिशाली वंश उद्भव हुआ। जैसा कि जानते हैं मोहम्मद गोरी दो भाई थे। बड़े भाई का नाम ग्यासुद्दीन था और इनका मोहम्मद गोरी का नाम शिहाबुद्दीन, मुजीउद्दीन, समा जो है भी इनका नाम मिलता है। तो शिहाबुद्दीन और ग्यासुद्दीन दो भाई थे। ग्यासुद्दीन बड़े भाई थे। बड़े भाई ने जब एक शक्तिशाली राज की स्थापना की तो 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पूर्वी क्षेत्र का सम्राट बना दिया। तो पूर्वी क्षेत्र का सम्राट ग्यासुद्दीन जो अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन को बनाया, यही शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इसे मुजीउद्दीन सामा के नाम से भी जाना जाता है। ये शिहाबुद्दीन जो 1173 में पूर्वी क्षेत्र का सम्राट बना यानी शासक बना, जिन्होंने गोर जो है यह अफगानिस्तान में है, गोर क्षेत्र को इन्होंने अपना राजधानी बनाया और इसलिए साधारणतः इसी शिहाबुद्दीन को हम मोहम्मद गोरी के नाम से अधिक जानते हैं। 1175 से 1206 के बीच भारत पर मोहम्मद गोरी ने अनेक आक्रमण किया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण है जहां से आपको प्रश्न पूछी जाती है, जिसके बारे में हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ और यह आक्रमण था मुल्तान पर। आपसे प्रश्न होता है कि मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया और यह उसका सफल आक्रमण था। दूसरा आक्रमण 1176 ईस्वी में उच्छ सिंध क्षेत्र है, उच्छ पर दूसरा आक्रमण किया, जिसमें भी उनकी सफलता मिली। लेकिन आपसे जो प्रश्न सबसे अधिक पूछी जाती है, इनकी तीसरी आक्रमण है और यह 1178 ईस्वी में है और यह आक्रमण जो है गुजरात के चालुक्य वंश के मूल द्वितीय शासक है, जिसके विरुद्ध किया गया था। इनके ये जो तृतीय आक्रमण भारत पर मोहम्मद गोरी का है 1178 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह पराजित हुआ। आप जानते हैं कि चालुक्य वंश के मूल राज द्वितीय की संरक्षिका राजमाता नायिका देवी थी। नायिका देवी युद्ध का नेतृत्व कर रही थी और नायिका देवी ने मोहम्मद गोरी को पाटन के युद्ध, माउंट आबू के पास पाटन के युद्ध में जो है बुरी तरह से मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। मोहम्मद गोरी की यह भारत में पहली पराजय थी, लेकिन फिर भी वे पराजय से सीख लेकर आगे अपना जो है अनेक जगह वे बार बार आक्रमण कर जीतने का प्रयास जारी रखा। इन्होंने पेशावर को जीता, फिर रावलपिंडी को जीत लिया, फिर इसी तरह लाहौर को जीता। तो इस प्रकार वे एक के बाद एक विजय अभियान द्वारा अपना राज को विस्तृत करते रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1186 ईस्वी में इन्होंने लाहौर पर आक्रमण कर, लाहौर पर विजय प्राप्त कर, जो खुसरव शाह था उसको बंदी बना लिया और फिर एक बड़े ही महत्वपूर्ण इसकी जीत होगी, वह 1187-88 में होगा और वह जीत मोहम्मद गोरी की है भटिंडा। जब भटिंडा पर मोहम्मद गोरी की जीत हो गई और
को यहाँ का किलेदार यानी प्रभारी सुरक्षा का बनाया। तो भटिंडा की जो भटिंडा पंजाब में है, जहाँ तेल शोधक कारखाना भी है, भटिंडा पर मोहम्मद गोरी के विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय से मोहम्मद गोरी की सीमा टकराने लगा। और जैसा कि जानते हैं कि 1189 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने भटिंडा पर आक्रमण कर जो है वह क्षेत्र ताजुद्दीन से छीन लिया। यहीं से अब हम देखेंगे कि भारत में जो पृथ्वीराज चौहान एक बड़ी शक्ति है, राजपूतों में श्रेष्ठ शक्ति है, उसकी टक्कर जो है मोहम्मद गोरी के बीच होगा। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध का मूल कारण था सीमा विवाद, शक्ति की टकराहट। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें कुछ जानना जरूरी है। और उस समय भारत की राजनीतिक में दो बड़े वंश है, एक चौहान वंश है, दूसरा गढ़वाल वंश है। इस दोनों वंश के बारे में जब आप कुछ समझेंगे तो फिर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध और उसके परिणाम को समझने में सहूलियत होगी। चौहान वंश की अनेक शाखाएं थी, जिसमें शंखभरी के वासुदेव द्वारा स्थापित चौहान वंश का इतिहास में विशिष्ट स्थान है। जिस वासुदेव द्वारा शंखभरी यानी अजमेर के चौहान वंश की स्थापना की गई, इसी वंश के अर्णोराज विशलदेव चतुर्थ ने जो है तोमर से दिल्ली छीन लिया। और इसी वंश के जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रसिद्ध शासक हुए हैं, जिस प्रसिद्ध शासक में अंतिम शासक, इस वंश के अंतिम जो शासक थे वह पृथ्वीराज तृतीय थे। 1178 से 1192 तक पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल है, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है बहुत सारा क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किए हैं। चंदेल वंश के परमादिदेवल के दो प्रसिद्ध सेना नायक अल्लाह और उदल को 1182 ईस्वी में रात्रि युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर हत्या कर दिया, जिस पर जैनक ने अल्लाह उदल खंड लिखा है। जैनक द्वारा अल्लाह उदल खंड जो लिखा गया है वह अल्लाह उदल खंड गे भाषा में यानी संगीत भाषा में भारत की पहली काव्य है। जैनक द्वारा पृथ्वीराज विजय पुस्तक भी लिखी गई। जैसा कि आप जानते हैं जैनक द्वारा अल्लाह उदल खंड भी लिखा गया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान काफ़ी शक्तिशाली थे। गढ़वाल वंश के बारे में हम बताना चाहेंगे कि गढ़वाल वंश जो क्षेत्रफल में उत्तर भारत की सबसे बड़ी वंश थी। जैसा कि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल में उत्तर भारत की सबसे बड़ी वंश गढ़वाल वंश थी, जो चंद्रदेव द्वारा स्थापित किया गया था। और इस वंश के प्रसिद्ध शासक इस समय मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय जय चंद्र था। तो जय चंद्र जो गढ़वाल वंश के थे, गढ़वाल वंश उस समय के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा उत्तर भारत के शासक थे। और शक्ति में उस समय के सबसे बड़ा शासक जो थे वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय दिल्ली अजमेर के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान और जय चंद्र के बीच संबंध भी था, एक दूसरे से संबंधित भी थे, लेकिन एक दूसरे से जो है कटु रिश्ता भी था, शत्रुतापूर्ण रिश्ता भी एक दूसरे के बीच था। इसी क्रम में जो संयोगता जिसको संयुक्ता भी कई जगह देखने को नाम मिलता है, ये संयोगता जो जय चंद्र की पुत्री थी, स्वयंवर उसकी रचाई गई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया था। पृथ्वीराज चौहान जाकर कहा जाता है कि संयोगता का अपहरण कर लिया। कुछ विद्वान इतिहासकार का मानना है कि संयोगता और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रेम प्रसंग थे। जो भी हो, जय चंद्र की पुत्री संयोगता की जो स्वयंवर रची थी, उस स्वयंवर में से पृथ्वीराज चौहान ने जो है संयोगता को अपहरण कर लिया, जिसके कारण जय चंद्र से पृथ्वीराज की दुश्मनी जो है शत्रुता चरम पर पहुंच गई थी। और यही वह समय है जब भारत पर मोहम्मद गोरी बार बार आक्रमण कर अपना राज्य विस्तार और भारत पर अधिकार जमाने का प्रयास की जा रही है।
जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के दो बड़े शक्ति के बीच शत्रुता अपनी चरम अवस्था में थी और इस स्थिति में जब कोई विदेशी आक्रमण होगी और उसमें यदि कोई एक शक्ति विदेशी को साथ दे तो निश्चित ही विदेशी की पलड़ा यानी विदेशी की सफलता अधिक संभावना बढ़ जाती है। यही स्थिति हम यहाँ देखेंगे। जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच जो संबंध खराब थी, इससे भी भलीभांति मोहम्मद गोरी परिचित हैं और मोहम्मद गोरी उसका लाभ उठाने का भी हर प्रयास किया और सफलता भी अर्जित किया। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन में प्रथम युद्ध हुई। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और जो है मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी जो है पराजित हुए। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति जो गोविंद राज थे उनसे घायल भी मोहम्मद गोरी हुआ, लेकिन मोहम्मद गोरी इसके बाद वे अपने सेना को अधिक से अधिक सुरक्षित कर वापस लौट गए। फिर 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मोहम्मद गोरी ने पराजित कर लिया और बंदी बना लिया। तो अब ये हमें जानना है कि प्रथम युद्ध में यदि मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी तो द्वितीय तराइन युद्ध में मोहम्मद गोरी कैसे सफल हुआ। उस समय के तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकार इस बारे में बताते हैं कि मोहम्मद गोरी जो तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ और उनके सेनापति गोविंद राज से घायल हुए थे, इससे मोहम्मद गोरी काफ़ी आक्रोशित और अपमानित अनुभव कर रहे थे और फिर एक बेहतर तैयारी के लिए वे अस्त्र शस्त्र के कारखाना को ही वह अपना घर मान लिया था। कहने का अर्थ है कि मोहम्मद गोरी हर स्तर पर अपने को पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए तैयारी करने लगा और बेहतर तैयारी के बाद वह जयचंद्र से भी समर्थन प्राप्त किया। जयचंद्र से भी उन्हें विभिन्न प्रकार से लाभ मिला, विशेष रूप से रसद पानी और भौगोलिक ज्ञान। इन स्थिति में पृथ्वीराज चौहान आप देखेंगे कि विदेशी को तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित कर अपने आप को पूरी तरह अहंकार में डूब गया था। उन्हें अब यह लग गया था कि अब हम भारत के सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, हमें पराजित करने वाला कोई नहीं है। जबकि दूसरी ओर मोहम्मद गोरी ने हर स्तर से तैयारी किया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित कर इन्हें बंदी बना लिया, पृथ्वीराज चौहान को। हालांकि चंद्रबरदाई जो लाहौर के निवासी थे, पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे, जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी गई, जो प्रारंभिक हिंदी की प्रथम महाकाव्य मानी जाती है। इस पृथ्वीराज रासो में इस बात को बताता है कि पृथ्वीराज जो है मोहम्मद गोरी को जो है अंततः हत्या करने में सफलता पाई, लेकिन यह जो है ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं ठहरता है। ऐसा देखा गया है, ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्रमाणित होता है कि प्रारंभ में मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया, उसके बाद पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और पृथ्वीराज के छोटे भाई हरि राय को अजमेर क्षेत्र में अधीनस्थ शासक बना दिया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 1194 ईस्वी में जयचंद्र को चंदवर के युद्ध में, कन्नौज के पास चंद्रवर के युद्ध में जब मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया, तो चंदवर के युद्ध में जयचंद्र को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी काफ़ी शक्तिशाली हो गया और उत्तर भारत में वे अपनी श्रेष्ठता को पूरी तरह स्थापित कर चुका था। इस प्रकार जयचंद्र की जो 1194 के चंद्रवर के युद्ध में पराजय हुआ, इसके बाद सुरसती के पास यानी हरियाणा में सुरसती के पास जो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के रखा गया था,
उनकी हत्या कर दिया गया। यानी पृथ्वीराज चौहान को 1194 ईस्वी में चंद्रबर के युद्ध के बाद, यानी जयचंद्र से जब गोरी की विजय हो गई, उसके बाद पृथ्वीराज की भी हत्या कर दी गई और भारतीय प्रदेश का प्रभारी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गोरी अपने राज वापस चले गए। फिर इसके बाद आप देखिएगा कि 1195 में वायना, 1196-97 के बीच ग्वालियर, कोल, झांसी आदि क्षेत्रों पर जो है मुस्लिमों ने अधिकार कर लिया। इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण घटना होगी वह होगी 1202-3 के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जब चंदेल वंश के प्रसिद्ध शासक परमविदेव देवल को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधीनता मानने से विवश किया, जिसके परिणाम स्वरूप चंदेल वंश के महान शासक परमविदेव देवल की हत्या उनके ही मंत्री अजय पाल ने कर दिया, क्योंकि वे अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसी क्रम में बख्तियार खिलजी की भी चर्चा होगी, जो बख्तियार खिलजी संभवतः नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया और फिर वे नदिया पर विजय प्राप्त किया। नदिया जो सेन वंश की राजधानी थी, सेन वंश की राजधानी नदिया थी और सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के बाद जो बख्तियार खिलजी है वे उत्साहित होकर नदिया पर आक्रमण किया। नदिया जो सेन वंश की राजधानी थी, जहाँ के अंतिम शासक सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे, लक्ष्मण सेन ने युद्ध करना उचित नहीं समझा और वे भागकर अपने समर्थकों के साथ दक्षिण बंगाल चले गए, जहाँ दक्षिण बंगाल में सोनार गांव से लक्ष्मण सेन ने कुछ समय तक तो शासन किया, लेकिन औपचारिक रूप से देखा जाए तो पूरी तरह यह क्षेत्र जो है अब मुस्लिम राज के अधीन आ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बंगाल में मुस्लिम राज के संस्थापक बख्तियार खिलजी थे, जो एक साधारण सेना नायक थे, लेकिन उनकी उत्साह और भारतीयों की कमजोरी ने उन्हें अधिक जो है प्रबल रूप से सफलता दिलाया। तो आपसे जब प्रश्न हो कि भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक थे तो उत्तर होगा मोहम्मद गोरी, और जब आपसे प्रश्न हो कि बिहार बंगाल में मुस्लिम राज के संस्थापक थे तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट बख्तियार खिलजी ने ही किया। ये सब 1200 ईस्वी से 1203-4 ईस्वी के बीच की घटना है, जिस बीच में इस प्रकार की सफलता जो तुर्कियों द्वारा यानी मुसलमानों द्वारा की गई। 1205 ईस्वी में अंधखुद का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की मध्य एशिया में भारी पराजय हुआ। यह भारतीयों में अफवाह फैल गई कि मोहम्मद गोरी अंधखुद के युद्ध में मध्य एशिया में मारे गए। इसके बाद भारत में कई जगह विद्रोह हुए, जिसमें सबसे सशक्त विद्रोह खोखरों द्वारा किया गया। खोखरों को विद्रोह दबाने के लिए मोहम्मद गोरी अंतिम बार भारत आया। खोखरों के विद्रोह दबाने में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। खोखरों के विद्रोह दबाने के बाद जब मोहम्मद गोरी वापस गोर जा रहे थे, अपने राज्य वापस जा रहे थे, उसी दौरान झेलम नदी के तट पर नमाज पढ़ने के दौरान इनकी हत्या कर दिया गया। इनकी हत्या अफगानी या खोखरों में किसी ने कर दिया। तो इस प्रकार आप देखिएगा कि मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है, और उसके हत्या के बाद जो भारतीय प्रदेश है जिसके प्रभारी सिपह सलार, जिन्हें मलिक की भी उपाधि दी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय प्रदेश के मोहम्मद गोरी के जो थे मेन प्रभारी थे। सरदारों के कहने पर यही मोहम्मद गोरी के गुलाम और भारतीय प्रदेश के उनके प्रभारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से
रहकर शासन करना प्रारंभ किया। इस प्रकार 1206 ईस्वी से गुलाम वंश की स्थापना हुई। और फिर हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, जिसमें 5 वंश के बारे में हमने बताया है कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार 1206 ईस्वी से सल्तनत काल की शुरुआत होगी। हालांकि मोहम्मद गोरी की संभवतः कोई पुत्र नहीं थे, निसंतान थे, जैसा कि वे कई बार इस तरह की चर्चा भी किए हैं। इसके बाद मोहम्मद गोरी के भतीजा महमूद जो है अपने को शासक घोषित किया। लेकिन हम देखेंगे कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी के राज्य के 3 सशक्त प्रबलदार थे, 3 सशक्त व्यक्ति थे जो इनके दावेदार थे। प्रत्येक अपने को राजा शासक मानते थे और मोहम्मद गोरी के वास्तविक उत्तराधिकारी अपने को घोषित किया था, जिसमें एक ताजुद्दीन यलदौज थे। ताजुद्दीन यलदौज ने गजनी गोर क्षेत्र पर अधिकार कर अपने को मुख्य रूप से मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी घोषित किया। इसी प्रकार नासिरुद्दीन कुवाचा ने सिंध और उक्त क्षेत्र पर सिंध और उक्त क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और अपने को मोहम्मद गोरी का वास्तविक उत्तराधिकारी बताया। और शेष जो भारतीय प्रदेश था, जैसा कि आप जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक उस प्रदेश के शासक बन गए। प्रत्येक एक दूसरे से, यानी नासिरुद्दीन कुवाचा, ताजुद्दीन यलदौज और कुतुबुद्दीन ऐबक एक दूसरे से संबंधित भी थे और प्रत्येक एक दूसरे को अपने अधीनस्थ मानते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक अभी अधिक समय तक शासन नहीं कर पाया और एक बार ये गजनी पर भी कुछ समय तक अधिकार करने में सफल हुआ था, यानी केवल 40 दिनों तक। लेकिन फिर उन पर दबदबाव बना और भारतीय प्रदेश में विद्रोह और शासन व्यवस्था की अस्थिरता ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी छोड़ने के लिए विवश कर दिया। तो हम इसी संदर्भ में अब हम देख रहे हैं कि जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो उनके 3 प्रबल दावेदार थे, तीनों अपने अपने को शासक मानते थे। इसी क्रम में जब हम गुलाम वंश पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करेंगे, तो यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक सब में श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि अंतिम रूप से गुलाम वंश को श्रेष्ठ स्थापित स्थिरता देने में इल्तुतमिश का योगदान देखेंगे सबसे अधिक होगी। मोहम्मद गोरी से जो आपसे 1-2 और प्रश्न यहाँ बनता है, बहुत महत्वपूर्ण, जो आपसे पूछी जाती है, वह एक है कि मोहम्मद गोरी भारतीय जीते हुए प्रदेश में जो सिक्का चलाया उसका क्या नाम था? तो देहली वाला सिक्का है जो भारतीय प्रदेश में मोहम्मद गोरी ने चलाया था, उसका नाम देहली वाला था। इस पर चित्र जो था एक बार जो है अश्वरोही जो है मोहम्मद गोरी हैं, अश्व पर बैठे हुए मोहम्मद गोरी को दिखाया गया है और दूसरी ओर लक्ष्मी माँ का चित्रण किया गया है। इनके सिक्के पर दूसरी ओर लक्ष्मी माँ का चित्रण किया गया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि लक्ष्मी धन की प्रतीक, हिंदू धर्म की देवी है जो धन के प्रतीक है। तो देहली वाला सिक्का काफ़ी प्रसिद्ध रहा, जो मोहम्मद गोरी द्वारा चलाया गया, जिस पर अश्वरोही उनका अपना चित्र है और माँ लक्ष्मी का चित्रण किया गया। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के काल में, यानी कि 1190-92 के बीच ही ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है वह भारत आए थे और अजमेर क्षेत्र में उन्होंने अपना जो है खानका, यानी अपना वास स्थापित किए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अबुल फजल ने 16 सूफी सिलसिले का उल्लेख किया है, जिसमें भारत में सबसे लोकप्रिय और सबसे प्राचीन सिलसिले चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इस संप्रदाय के भारत में संस्थापक थे। चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे लोकप्रिय और सबसे प्राचीन संप्रदाय था।
तो इस प्रकार हम देखेंगे सबसे प्राचीन सूफी संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय भारत में, जिसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इस प्रकार हम देखेंगे कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण से भारत में जो राजनीतिक कमजोरी थी उससे सफलता मिली और अंततः भारत में मुस्लिम राज स्थापित हो गई। प्रश्न उठता है कि मुस्लिम राज यानी स्थापित होने का क्या कारण था, यानी मोहम्मद गोरी की सफलता का क्या कारण था और भारतीयों की पराजय का क्या कारण था। तो हम देखेंगे कि इस पर विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना विचार दिया है, लेकिन जब इसे हम स्वविवेक रूप से देखेंगे तो बहुत सारा जो लेनपोल या एलिफिस्टन आदि का विचार है वह सही प्रतीत नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि भारत में उस समय राजनीतिक एकता की कमी थी, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी हमारी समाज पतनशील थी, रूढ़िवादी अंधविश्वास का बोलबाला था, प्रगतिशील विचारधारा हमारे देश में प्रवाहित नहीं हो रही थी। दूसरी ओर हमारे देश में राजनीतिक स्थिरता और एकता की कमी थी। हम लोग बिल्कुल जो है संकीर्ण भावनाओं से ग्रसित थे। मोहम्मद गोरी यानी मुस्लिम द्वारा जहां एग्रेसिव यानी आक्रामक रूप से आक्रमण किया जाता था, वहीं भारतीयों द्वारा रक्षात्मक युद्ध किया जाता था। मुसलमान ने आक्रामक युद्ध किया और भारतीयों ने रक्षात्मक युद्ध किया। इसके अतिरिक्त जो हम देखेंगे मंजीर, आद्रब जैसे जो औजार थे जो किला तोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण थी, उसका भी प्रयोग मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा किया गया। भारतीयों युद्ध में हार और जीत से अधिक शूरवीरता दिखाने में विश्वास करते थे, जबकि मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे वह युद्ध में सफलता को अधिक महत्व देते थे। जब उनको यह लगता था कि हम युद्ध में कमज़ोर हो रहे हैं, हमारी स्थिति कमज़ोर हो रही है, उस स्थिति में वह अपने सेना को अधिक से अधिक सुरक्षित करने का प्रयास किया, जबकि भारतीयों में यह विचार नहीं थी। भारतीय लड़ते लड़ते युद्ध में शहीद होना अपने को गौरवपूर्ण मानते थे। मुस्लिम जो है भारत पर जो आक्रमण किया वह जिहाद यानी कि आक्रमणकारी के रूप में धर्म को एक आधार बनाया और धर्म को आधार बनाकर वह युद्ध करने का प्रयास किया, जिससे मुस्लिम सेना और आक्रमणकारियों में उत्साह और उमंग काफ़ी बढ़ जाता था। उन आक्रमणकारियों का एक उद्देश्य यह भी था कि जब हम आक्रमण करेंगे, जीत करेंगे तो भारी मात्रा में हमें धन संपत्ति प्राप्त होगा। तो धन संपत्ति भी मुस्लिम आक्रमणकारियों को आक्रमण करने के लिए, अधिक उत्साह से आक्रमण करने के लिए उत्साहित करते थे। और यदि वह मानते थे कि हम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं और यदि मरते भी हैं तो हम जन्नत जाएंगे, जहन्नम नहीं। तो जहां मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कुशल रणनीति का परिचय दिया और वे दूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाया, उन्होंने चतुराई और चालाकी का परिचय दिया, भारतीयों में एकता को भंग करने का प्रयास किया, जबकि भारतीयों सिर्फ युद्ध में शूरवीरता का परिचय देने का प्रयास किया। वे कुशल रणनीतिकार के रूप में दूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाने में अधिक विश्वास नहीं करते थे। दूसरी ओर जब कोई एग्रेसिव होकर किसी पर आक्रमण करता है और कोई डिफेंसिव होकर जब उसकी प्रतिरोध करता है, तो एग्रेसिव जो होते हैं यानी जो आक्रमणकारी होते हैं वह अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। अश्वरोही मध्य एशिया अश्व के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रही। अश्वरोही सेना का होना भी मुस्लिम समाज की सफलता यानी मुस्लिम के सफलता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है, क्योंकि उनके पास जो अश्व थी वह बहुत ही बहुत ही गतिशील थी और अच्छी किस्म की अश्व उन्हें प्राप्त होती थी। भारतीयों के पास जो अश्व थी, घोड़ा थी, वह बहुत अच्छी किस्म की नहीं और जो थी भी वह आयात पर निर्भर होना पड़ता था। तो इन सब कारणों से भी भारतीयों की सेना की दृष्टि से स्थिति कमजोर रही। हमारी हाथी सेना जो युद्ध में एक बहुत बड़ी विशेषता रही, वह गतिशील
जो है अश्व सेना के सामने नहीं ठहर पाया। उनकी तीर धनुष और अश्व सेना की गतिशीलता ने युद्ध को काफी प्रभावित किया। तो स्पष्ट है कि भारतीयों के पराजय का कारण भारतीय धर्म, समाज, सांस्कृतिक और राजनीतिक सैन्य कमजोरी के स्तर पर स्पष्ट रूप से ढूंढा जा सकता है। और मुस्लिम आक्रमणकारियों की सफलता का जो कारण है वह उनकी कुशल रणनीतिकार होना, दूरदर्शितापूर्ण होना और भारतीयों में एकता को भंग करना और कुछ नवीन किला तोड़ने के लिए जो वे लोग आविष्कार औजार किए वे भी काफ़ी सहायक सिद्ध हुए। फिर इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में मुस्लिम राज स्थापित हो गया। हम अगले वीडियो में गुलाम वंश से संबंधित चर्चा करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार इल्तुतमिश द्वारा जो भारत में गुलाम वंश की स्थापना की गई गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना की गई जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। गुलाम वंश की जो स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था उसका वास्तविक रूपरेखा यानी वास्तविक गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश किस प्रकार से किया, इस चीज़ की चर्चा हम अगले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।